Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, आज की क्लास में हम अधिगम तथा अधिगम की विशेषताएं मीन्स लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग यानी अधिगम है क्या. ओके, लर्निंग हिंदी में इसी को अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल देते हैं अधिगम. अधिगम को अगर और आसान भाषा में बोलना चाहें तो इसे हम सीखना भी कहते हैं. सीखना. तो चलिए अब इस टर्म को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि सीखना, अधिगम या फिर लर्निंग है क्या. ओके, तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ. गाइस, सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत शरारती होते हैं, है ना. कई बार वो कुछ ऐसी शरारत करते हैं जिनके लिए उनको डांट लगती है या फिर उनको पीट भी दिया जाता है. तो गाइज, जब वो कोई ऐसी शैतानी करते हैं जिसके लिए उनको पिटाई लगती है या फिर उनकी डांट लगती है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, वो शैतानी दोबारा नहीं करते हैं. जब भी वो शैतानी करने जाएंगे उन्हें याद आएगा कि हाँ, इसके लिए मुझे पीटा गया था. ओके, एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जांपल, जब आप अभी सपोज आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप मेन एग्ज़ाम में जाएंगे उससे पहले आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं, है ना, कुछ मॉक टेस्ट देते हैं. तो वो आप क्यों करते हैं? उससे क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है, आपने कितना सीखा है वो आपको पता लग पाता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, है ना, और आपको समझ में आता है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, तो आप उनको इम्प्रूव कर पाते हैं फर्दर. तो लर्निंग क्या है? यही लर्निंग है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जैसे सपोज एक छोटा बच्चा, उसने शैतानी की थी, अब क्या हुआ, उसकी जब डांट लगी उसको समझ में आया कि उसकी डांट क्यों लगी, और फिर अगेन वो शैतानी नहीं करेगा. तो क्या हुआ, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया, है ना, कि उसको समझ में आया, वो सीख पाया कि हाँ, ये गलत चीज़ थी, इसकी वजह से मुझे डांट लगी. आपने जब अपना मॉक टेस्ट दिया और कोई पेपर सॉल्व किया तो क्या हुआ, आपको पता लगा कि आप कितने टाइम में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप पूरा पेपर एटलीस्ट पढ़ भी पा रहे हैं या नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना. इसके अलावा क्या हुआ कि जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया, आपको पता लगा कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. तो ये सब क्या है, इससे क्या होगा, अब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. बिहेवियर में चेंज क्या आएगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर अभी आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, आप वहाँ पे उसको इम्प्रूव कर लेंगे, है ना. नेक्स्ट, आपकी जो एरर्स होंगी वो कम होती चली जाएंगी. एटलीस्ट जो गलती आपने यहाँ मॉक टेस्ट में की होगी वो तो फर्दर नहीं करेंगे. ओके, तो अधिगम को अगर हम बेसिकली बोलना चाहें तो हम बहुत शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं चेंज इन बिहेवियर. ओके, मीन्स व्यवहार में परिवर्तन. व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है. ओके, मीन्स लर्निंग है, चेंज इन बिहेवियर. और ये परिवर्तन जो है वो हो कैसे रहे हैं, है ना, तो थ्रू एक्सपीरियंस, मीन्स अनुभव के द्वारा हो रहे हैं. अभी हम देख रहे हैं ना, अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे, क्या देखे कि एक्सपीरियंस हो रहा है और उसके थ्रू हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है. ओके, कैसे हो रहे हैं, ये अनुभव के द्वारा हो रहे हैं. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिगम क्या है, तो बेसिकली अधिगम यही है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसे ही हम सीखना कहते हैं या फिर अधिगम कहते हैं. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट गाइस, अब हम अधिगम से रिलेटेड या फिर लर्निंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्रो एंड क्रो की है. क्रो एवं क्रो. ओके, इन्होंने बताया कि अधिगम ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है. क्या है? ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन. ओके गाइस, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन नोट करूंगी, अगर आप फुल डेफिनेशन चाहते हो तो सेल्फ नोट कर लीजिए. आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें पूरी डेफिनेशन को लिखते हुए चलिए. बोल रही हूँ, अधिगम क्या है, ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन. ओके, मीन्स लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस गेट्स एंड अदर्स की है. गेट्स व अन्य. गेट्स व अन्य. इन्होंने बोला कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में
संशोधन एवं परिमार्जन करना ही अधिगम है। ओके, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन एवं परिमार्जन। परिमार्जन means learning is modification of behavior through experience and training. Got it? ये किसने कहा है? तो गेट्स व अन्य ने कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस स्किनर द्वारा दी गई है। स्किनर ओके, इन्होंने बोला है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। मीन्स लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। ओके, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनमें फुल डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और चाहे तो कीवर्ड्स को ही ध्यान रखा कीजिए, जिससे कि आपको ईजिली वहाँ पे याद आ जाएगा कि डेफिनेशन किसने दी थी। गॉट इट गाइस? जैसे कि अभी हमने समझा कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? सीखना है या अधिगम है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या व्यवहार में होने वाला हर परिवर्तन सीखना कहलाएगा या अधिगम कहलाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। ओके, व्यवहार में होने वाले हर परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गुस्से में होते हैं, है ना, सभी के साथ होता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या हम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। गुस्से में हम डिफरेंट पर्सन होते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं, नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं। ऐसे ही कभी कभी नींद पूरी नहीं होती है, स्लीपलेसनेस में, तो क्या आप वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसे नॉर्मली बिहेव करते हैं? क्या आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है? जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं ना, इरिटेट हो रहे होते हैं, इवन स्टडी भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। जब आप अपनी नींद पूरी कर लेते हैं उसके बाद आप फ्रेश फील करते हैं, तो क्या है, नींद पूरी ना होने पर भी आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, लेकिन उसको आप लर्निंग तो नहीं बोलेंगे ना। ऐसे ही अगर हम बात करें बीमारी की, जब हम बीमार होते हैं तभी भी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम बेटर फील नहीं कर पा रहे होते हैं। और क्या आप बताइए, जब आप मतलब बीमार होते हैं क्या आप वैसा ही फील करते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो बीमारी में भी इंसान के बिहेवियर में चेंज होता है। जैसे बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, जब वो बीमार होते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है एक, तो वो क्या है, बिहेवियर में चेंज है, लेकिन उसको हम अधिगम या लर्निंग नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि वो चेंज जो होता है कुछ टाइम के लिए होता है। नींद ना आने से आपके बिहेवियर में चेंज हुआ, नींद पूरी हुई, आप फिर से नॉर्मल हो गए, है ना। ऐसे ही जब आप बीमार थे आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा, बट जैसे ही आप क्योर हो जाएंगे उससे, आप बिल्कुल पहले जैसा फिट फील करेंगे और आपका बिहेवियर जो है वही होगा जो नॉर्मली था। ओके, ऐसे ही गाइज अगर हम एंगर की बात करते हैं तो जब आप गुस्से में होते हैं बिहेवियर चेंज होता है, पर कुछ टाइम के लिए। जैसे ही गुस्सा शांत होता है हम नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, है ना। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? टेम्पररी हैं, मीन्स कुछ टाइम के लिए हो रहे हैं, तो इनको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ओके, मीन्स सीखना नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको अब अधिगम यानी सीखना कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि अधिगम होता क्या है, बेसिकली हम सीखना या लर्निंग किसे कहते हैं ना, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अधिगम की विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, और हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोलेंगे अधिगम की विशेषताएं। तो चलिए अधिगम की विशेषताओं को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं लर्निंग जो है वो सार्वभौमिक है, मीन्स यूनिवर्सल है।
ओके, यूनिवर्सल। हिंदी में हम बोलेंगे सार्वभौमिक। अब चलेगा इस थोड़ी बात कर लेते हैं कि अधिगम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कैसे है। ओके, तो गाइस सार्वभौमिक या यूनिवर्सल से तात्पर्य है कि सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही सीखता है, बल्कि अगर हम पशु पक्षियों की बात करें तो वो भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम तोते का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पैरट जो होता है घर में, अब तो चलिए बैन कर दिया है, लेकिन पहले क्या था कि लोग तोता पालते थे और उसको कुछ भी सिखाते थे ना। शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा और शायद देख भी रखा होगा कि तोते को बोलना सिखा देते थे। नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं वो भी बात करना सीख जाता था। ओके, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो पशुओं की, तो कुत्ता मोस्ट ऑफ लोग पालते हैं, है ना। गाय भैंस ये सारे जितने भी जानवर पाले जा रहे हैं, ओके, तो उनको क्या करते हो आप, ट्रेंड करते हो ना, वो सीख ही तो जाते हैं धीरे धीरे। डॉगी है उसको आप किसी भी तरीके से मतलब सिखा देते हो, वो आपके साथ, आप उससे कहते हो कि चलो बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। क्या हुआ, ट्रेन कर दिया आपने, है ना। घोड़ा है उसको ट्रेन किया जाता है ना, हॉर्स को। तो अगर वो ट्रेंड किए जा रहे हैं, है ना, और वो चीज़ें वो सीख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनमें भी अधिगम हो रहा है। लर्निंग का प्रोसेस जो है वो उनमें हो रहा है। ठीक है, तो इसी से हम बोल सकते हैं कि लर्निंग कैसी है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही सीखता है। ओके, नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की गाइज हम बात करें तो हम बोल सकते हैं अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है ना। अभी हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, चेंज इन बिहेवियर, तो यही चेंज इन बिहेवियर। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही हो जाएगी, व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है ना। इसमें ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम समझ चुके हैं। व्यवहार में परिवर्तन। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी है, मीन्स रिलेटिवली परमानेंट है। रिलेटिवली परमानेंट, ओके, इसे हम बोलते हैं अपेक्षाकृत स्थायी है। अपेक्षाकृत स्थायी। चलेगा, एक बार हम समझ लेते हैं कि अपेक्षाकृत स्थायी या फिर रिलेटिवली परमानेंट हम इसे क्यों बोल रहे हैं। मीन्स हम परमानेंट वर्ड यूज़ ना करके रिलेटिवली परमानेंट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जैसे रिलेटिवली परमानेंट से कहने का मतलब है कि अधिगम जो है सीखना तो है ही, मतलब व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये व्यवहार में ऐसा परिवर्तन है जिसको अगर आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स उसमें चेंज ला सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसको रिलेटिवली परमानेंट कहा जा रहा है। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ। बेड टी का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेड टी लेते हैं ना, सुबह बिस्तर से उठेंगे सबसे पहले उनको क्या चाहिए, चाय, है ना। पर ये ऐसा मतलब आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा नहीं है कि इसको आप कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, अब सपोज गाइज किसी ने आपको बताया कि ये जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मॉर्निंग उठ के सबसे पहले चाय लेना, इससे आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को ये हार्म करता है। तब आप क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वाटर के साथ। मतलब सुबह आप उठें और सबसे पहले पानी लें, उसके बाद चाय लें। ओके, तो अब आपने क्या किया, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लिया। अब आपकी आदत क्या बन गई, नेक्स्ट कि आप पानी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वही है कि रिलेटिवली परमानेंट है। ओके, मीन्स अपेक्षाकृत स्थायी है कि ठीक है, स्थायी था कि आप मॉर्निंग टी ले रहे थे, बट क्या हुआ, अब आपने उसको रिप्लेस करके वाटर लेना स्टार्ट कर दिया, तो परमानेंट था लेकिन उसको आपने चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो कैसा हो गया, रिलेटिवली परमानेंट हो गया। मीन्स अब उसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यही मतलब है रिलेटिवली परमानेंट बोलने से। ओके, एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। सपोज इंग्लिश में एक वर्ड होता है पुट, सभी ने सुन रखा होगा, पुट। सपोज आप इस वर्ड को पुट ना पढ़ के पट पढ़ रहे थे, ओके, और अब आपको किसी ने बताया कि नहीं ये पट नहीं होता, बेसिकली इसको हम पुट प्रोनाउंस करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पट ही बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना, आप इसको पुट बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप इसको पुट बोलने लग जाएंगे तो आपने क्या किया, आपका जो प्रोनाउंसिएशन था उसको मॉडिफाई कर लिया। ओके, इसीलिए गाइज अधिगम यानी लर्निंग जो है इसको रिलेटिवली परमानेंट बोला गया है कि ये ना तो परमानेंट है, ओके, और ना ही ये टेम्परेरी है, रिलेटिवली परमानेंट है, मीन्स अपेक्षाकृत स्थायी है। ओके, आप चाहें तो इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की गाइज अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गाइज लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मीन्स जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली। ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कैसे है? जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं ना, हमेशा ही हमारे बिहेवियर जो है उनमें चेंज होते रहते हैं, है ना, उनको हम मॉडिफाई करते रहते हैं। तो वही है कि अधिगम कैसा है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कोई बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में होता है ना, तो वो बैबलिंग करता है, फिर कुछ कुछ बोलना सीखता है धीरे धीरे, और फिर क्या होता है, वो कुछ वर्ड्स को सीख लेता है। ऐसे ही गाइज पहले वो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, और फिर फाइनली चलना सीखने लगता है। ओके, फिर जब चाइल्डहुड स्टेज में आएगा तब क्या होता है कि वहाँ पे वो इमिटेट कर रहा होता है दूसरों को, है ना, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि वो गैंग बनाना सीख जाएगा, ग्रुप में रहना सीखेगा, है ना, उसकी फ्रेंडशिप होगी, सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मोरल वैल्यूज़ को सीखता है। ऐसे फर्दर लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसीलिए अधिगम कैसा है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा गाइज, अभी मैंने इन्फेंसी स्टेज की और चाइल्डहुड स्टेज की बात की, तो क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि इन्फेंसी स्टेज कब से कब तक थी एंड चाइल्डहुड पीरियड कब से कब तक था? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था। ओके, देखते हैं कि आपको कितना याद है लास्ट लेक्चर्स का। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। ओके, पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। अधिगम कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित। तो अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित कैसे होता है? चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। गाइस, पर्पसिव होता है मीन्स जो भी आप सीखते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस तो ज़रूर होता है ना। अब सपोज अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उसका कोई पर्पस तो है ना। इसका सीधा सा पर्पस है, हम सभी जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करना है ना, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, कुछ सीख रहे हैं। और अगर बात करें गोल डायरेक्टेड की, तो गोल वही था हमारा कि एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको अच्छे मार्क्स के साथ, है ना, फाइनली क्या होना है, आपको टीचर बनना है, इसलिए ही आप यहाँ जुड़े हैं ना। ऐसा तो नहीं आप किसी टीचर के साथ इसलिए तो नहीं जुड़ते ना कि टीचर से आप इम्प्रेस हैं बस इसलिए उसके क्लास में चले गए, ऐसा नहीं होता ना। आप किसी टीचर के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वहाँ से आपको कुछ सीखना होता है। ओके, तो क्या है कि एक आपका पर्पज़ होता है, ओके, और कोई गोल होता है जिस गोल को आपको अचीव करना होता है। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस मीन्स अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से है। अनुभवों की नवीन व्यवस्था। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से कैसे है। कि अनुभवों की नवीन व्यवस्था कहने से तात्पर्य है कि जो लर्निंग होती है उसमें आप जो भी चेंज आपके बिहेवियर में हुआ होता है या फिर जो भी नॉलेज आप अचीव करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। ओके, जो भी आपकी पहले वाला जो आपका पूर्व ज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, तो जो आपका पूर्व ज्ञान है उसमें किसी नवीन ज्ञान को जोड़ सकते हैं या फिर उसमें संशोधन ला सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? अब सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक वर्ड ही ले लेती हूँ अगेन। मान लीजिए आप सभी ने इस वर्ड को ज़रूर सुन रखा होगा, अपने फ़ोन की डायरेक्टरी में भी देखा होगा।
ओके, इस वर्ड को ज़रूर देखा होगा। ओके, और इस वर्ड को मोस्ट ऑफ लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी गलत करते हैं, पर बहुत सारे लोग मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। ओके, बहुत सारे लोग इसको आर्चीव पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसे आर्काइव पढ़ते हैं। ओके, जबकि ये वर्ड जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है आर्काइव। ओके, अब सपोज कि आप इसको आर्चीव या आर्काइव पढ़ रहे थे, बट आपको पता लगा कि नहीं, ये मतलब इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है आर्काइव। अब आप क्या करेंगे, इसको आर्काइव तो नहीं पढ़ेंगे ना, आर्काइव पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हुआ कि आपका जो पहले वाला एक्सपीरियंस था कि आपने एक वर्ड देखा था और उसका एक प्रोनाउंसिएशन देखा था, लेकिन अब क्या हुआ, आपको पता लगा कि वो प्रोनाउंसिएशन गलत था और आपने उसको मॉडिफाई कर लिया राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ। ओके, तो क्या हुआ कि जो आपका पहले वाला पूर्व ज्ञान था उसमें आपने नवीन ज्ञान को जोड़ दिया और उसको संशोधित भी किया। ओके, तो यही है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब आप क्या कर पा रहे हो, अपना जो पहले का एक्सपीरियंस है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो। या फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी मॉक टेस्ट की, है ना, तो आपने टाइम मैनेजमेंट जो किया था वो ठीक नहीं था। अगेन आप क्या करते हो, उस टाइम मैनेज जो पहले आपने टाइम मैनेजमेंट कर रखा था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हो कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आपको डिफरेंट तरीके से अपना टाइम जो है मैनेज करना है ना, और फर्दर आप बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। ओके, तो क्या हो रहा है कि अनुभवों की नवीन व्यवस्था हो रही है। गॉट इट? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गाइस कि सीखना जो होता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। ओके, मीन्स लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल एंड सोशल। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों कैसे है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कि अधिगम जो है वो व्यक्तिगत होता है, लर्निंग कैसी है, इंडिविजुअल, तो शायद आप सभी को क्लियर हो पा रहा होगा कि अभी आप मेरे साथ क्लास में जुड़े हो और जो भी आप सीख रहे हो वो व्यक्तिगत तौर पे ही सीख रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है समाज आपके साथ सीख रहा है, आप सीख रहे हो मेरे साथ, तो कैसा है, व्यक्तिगत है। ओके, लेकिन कल आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है, आपकी जॉब लगती है, तो वो ठीक है, इंडिविजुअल आपके लिए तो होगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी फैमिली भी उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। ओके, तो कैसा हो गया, सोशल हो गया। और अगर हम बात करें कि सपोज़ आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो ना, आप बहुत अच्छे से दूसरों के साथ पेश आते हो, आप दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ओके, एंड आप ऑनेस्ट पर्सन हैं, तो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं दूसरों को अफेक्ट करेंगी। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर को अफेक्ट कर रही होंगी, आप अपने घर में बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन जो हैं आपकी इन क्वालिटीज़ को इमिटेट तो करते हैं ना, उनको भी लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा इंसान है, तो चले इसकी ये क्वालिटीज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं। या फिर कभी आपका कोई फ्रेंड है जिसकी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसको अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि लर्निंग जो है वो सोशल है, सामाजिक भी है ना, आप समाज से कुछ सीखते हैं और समाज को कुछ सिखाते भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए अधिगम जो है वो इंडिविजुअल भी है और सोशल भी है, मीन्स व्यक्तिगत भी है व सामाजिक भी है। गॉट इट? चलिए, अब नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, चलिए मैं इधर लिख देती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अधिगम सक्रिय होता है, मीन्स कैसा होता है, एक्टिव। ओके, मीन्स सक्रिय है। अब अधिगम सक्रिय कैसे है, एक्टिव कैसे है? तो गाइज आप बताइए, क्या आप पैसिवली लर्न कर सकते हो कुछ भी? आपके बिहेवियर में आपको कोई चेंज लाना है, आपको मॉडिफाई करना है उसको, तो क्या आप पैसिव होके कर लेंगे, मीन्स निष्क्रिय होके? सपोज अभी आप मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, ओके, अब आप कानों में हेडफोन लगाएं और सो जाएं, तो क्या मतलब उठने के बाद आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा ना? नहीं आएगा ना, जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं। इवन आप हेडफोन लगा लीजिए, क्लास ऑन कर लीजिए एंड देन कहीं किसी फ्रेंड के साथ गपशप करने लगे, कभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक कि आप उसको अटेंटिव होकर सुनेंगे नहीं। आपका अटेंशन ज़रूरी होता है। तो कैसा है अधिगम? सक्रिय है, मीन्स एक्टिव है। हम बात करते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग की, छोटे बच्चों के लिए भी, कि कैसे सिखाएं, हम थियोरेटिकल नॉलेज ना देकर प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करें। क्यों हम कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने को? इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कराएंगे तो वो चीज़ लंबे टाइम तक बच्चे को याद रहेगी।
हमारे यहाँ एक बहुत गलत सिस्टम है इंडिया में कि साइंस भी कैसे पढ़ाई जाती है, थियोरेटिकल पढ़ाई जाती है, इसीलिए हम याद करते रहते हैं कि बेस क्या है ना, या फिर एसिड क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब बेस होगा कब एसिड होगा, करते हैं ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, वो सब क्यों हमें बार बार रटकर याद करना होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। अगर एक बार आपको प्रैक्टिकल करा दिया जाता तो शायद कभी उन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ सब याद करने पर लगे होते हैं कि कौन सा अभयारण्य कहाँ है, काजीरंगा कहाँ पे है ना, या फिर जिम कार्बेट कहाँ पे है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है ना। इसके अलावा कि एक सींग वाले गैंडे की बात आ जाती है तो हमें याद ही नहीं आता है, बहुत बार हम उसको बार बार रिपीटेटिव मोड में उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें वो चीज़ें याद हो पाती हैं। जबकि अगर आप एक बार उस जगह बच्चे को घुमा देते तो शायद उसको कभी दोबारा उस चीज़ को पढ़कर याद करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको रटना नहीं पड़ता, उसको ऐसे ही याद आ जाता कि हाँ हम काजीरंगा गए थे, असम में था, एंड वहाँ पे एक सींग वाले गेंडे भी थे और वहाँ पे हमने और भी कुछ चीज़ें देखी, वो सब याद रहती है ना, आपको उन्हें रटवाना नहीं पड़ता। तो वही है कि अधिगम क्या है, सक्रिय है, जितना आप पैसिवली करेंगे उतना ही लर्निंग नहीं हो पाएगी, अगर आप एक्टिव होकर करेंगे तभी लर्निंग पॉसिबल है। तो आई होप गाइज आपको लर्निंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। गाइज आई होप आपको लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम के प्रकार व क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपने क्लास को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।